साथियों, आज की कहानी वो आखिरी पत्ता जो लिखी गई है ओ हेनरी द्वारा। एक छोटे से शहर का वॉशिंगटन चौक था, वह जिसके पश्चिम में सड़कें टेढ़ी मेढ़ी हो गई थीं और जिन्होंने अपने आप को छोटी छोटी पत्तियों में तोड़ लिया था, जिन्हें लोग पैसेज कहते थे। ये पैसेज अजीब तरह के मोड़, घुमाव और कोड़ बनाते थे। एक सड़क अपने आप को ही एकाधिक बार काटती थी। कलाकारों ने इस जगह में बड़ी कीमती संभावना खोजी थी। कोई दुकानदार अपना बिल लेकर किसी कलाकार की खोज से इस रास्ते पर चलते चलते अचानक खुद को लौटते हुए पाता, एक भी सेंट वसूल किए बिना। अपने भले की इस असीम संभावना को देखते हुए उस पुराने फैशन वाले ग्रीनविच गांव में कलाकार जल्दी ही सूंघते सूंघते आ पहुंचे। उत्तरी खिड़कियां, 18वीं शताब्दी वाली दीवार, डच परछत्तियां और कम किराए तो अतिरिक्त आकर्षण थे ही। उन्होंने 6ठी एवेन्यू से कुछ प्यूटर के मग और 1-2 बर्तन बासन खरीदे और एक कॉलोनी बन गई। एक छोटी 3 मंजिल मजबूत बिल्डिंग में सू और जानसी का स्टूडियो था। जानसी जोआत्रा का घरेलू संस्करण था। एक मेने से थी, दूसरी कैलिफोर्निया से। वे 8वीं स्ट्रीट के एक डेल्मेनिकोज में खाने की टेबल पर मिली थी और चित्रकला, चित्रकोरी, सलाद और आस्तीनों के डिज़ाइन के बारे में उनकी पसंद इतनी एक सी निकली कि उनका यह संयुक्त स्टूडियो बन गया। यह मई था। नवंबर में एक ठंडा अदृश्य अजनबी, जिसे डॉक्टर न्यूमोनिया कहते हैं, शहर में घूमने लगा। यहाँ वहाँ किसी किसी के अपनी बर्फीली उंगलियों से छूता हुआ। पूर्व की तरफ यह घुसपैठिए बड़े साहस से घूमता रहा, बहुत सारे लोग पर वार करता हुआ, लेकिन उसके पैर धीरे धीरे ही चल पा रहे थे। श्री निमोनिया वे नहीं थे जिन्हें आप कोई भला या सज्जन वृद्ध कह सकते। एक छोटी सी महिला जिसका खून कैलिफोर्निया की पश्चिमी हवाओं ने पहले ही पतला कर दिया हो, शायद ही इस लाल मुट्ठियों और धीमी सांस वाले बूढ़े मूर्ख के लिए अच्छी शिकार थी। लेकिन जानसी पर उसने वार किया और वह बिना हिले डुले पड़ी थी, अपने रंगे हुए लोहे वाले पलंग पर, छोटी डच खिड़कियों से दूर सामने वाले घर की कोरी दीवार को देखते हुए। एक दिन व्यस्त डॉक्टर ने सू को गलियारे में बुलाया। डॉक्टर के चिंतित चेहरे ने सू की चिंता और घनी कर दी। इसके बचने की उम्मीद कह सकते हैं 10 में 1। वह अपने थर्मामीटर से पारा झाड़ते हुए बोला, और यह उम्मीद निर्भर करती है इसकी खुद की जिंदा रहने की इच्छा पर। इस तरह से लोग हिम्मत हार जाते हैं कि उनके सामने सारी दवाएं बेवकूफ़ी बनकर रह जाती हैं। तुम्हारी नन्ही लेडी ने अपना मन बना लिया है कि उसे ठीक नहीं होना है। पता नहीं उसके दिमाग में आखिर है क्या। वो कभी नेपल्स को खाड़ी की पेंटिंग बनाना चाहती थी। सू बोली, पेंटिंग? ना, क्या उसके दिमाग में कुछ ऐसा है जिसके बारे में दोबारा सोचा जा सके? जैसे कोई आदमी, सू बोली। उसके स्वर में तीखापन था। क्या कोई आदमी इस लायक भी नहीं? डॉक्टर, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, तब फिर उसे कमजोरी है, डॉक्टर बोला। मैं अपनी तरफ से सारे उपाय करूँगा जो मैं कर सकता हूँ, लेकिन जब भी मेरी मरीज अपनी अंतिम यात्रा में शामिल होने वाली घड़ियां गिनने लगती है, तो मैं दवा की ठीक करने की शक्ति 50% घटा देता हूँ। यदि तुम उसे यह पूछने लायक बना दो कि इन जाड़ों में क्लॉक की आस्तीनों का नया डिज़ाइन क्या होगा, तो मैं तुम्हें
10 में 1 की बजाय 5 में 1 की उम्मीद का वादा करता हूँ। जब डॉक्टर चला गया तो सू स्टूडियो के अंदर गई और रोते रोते उसने अपने आंसुओं से जापानी नैपकिन की लुगदी बना दी। वह फिर हिम्मत जुटाकर अपने डाइंग बोर्ड के साथ रेक टाइम की धुन सीटी में बजाए हुए जॉन्सी के कमरे में घुसी। जॉन्सी बिस्तर में कोई भी हलचल किए बिना अपना मुंह खिड़की की तरफ किए पड़ी हुई थी। सू ने सीटी बजाना बंद कर दिया। यह सोचकर कि वह सोई है, उसने अपना बोर्ड व्यवस्थित किया और एक पत्रिका के लिए स्केच बनाने लगी। नया युवा कलाकारों को कला तक पहुंचाने का रास्ता उन पत्रिकाओं की कहानियों के लिए चित्र बनाकर ही तय करना चाहिए, जिनसे नए लेखक साहित्य में अपना रास्ता बनाते हैं। सू एक बड़ी नफीस घुड़सवारी वाली पेंट और रंगीन चश्मा बना रही थी। हीरो के चेहरे पर जो एक काउबॉय था, तभी उसने कई बार दोहराई गई एक धीमी आवाज सुनी। वह जल्दी से बिस्तर की तरफ गई। जॉन्सी की आंखें पूरी खुली हुई थी। वह खिड़की से बाहर देख रही थी और गिन रही थी उल्टी गिनती। 12 वह बोली। फिर थोड़ी देर बाद 11, फिर 10, 9 और फिर 8 और 7, लगभग 7-7। सू ने बाहर देखा। आखिर वहाँ था क्या गिनने को? केवल एक खाली रूखा सूखा मैदान और ईंटों वाले मकान की कोरी दीवार की आधी ऊंचाई तक चढ़ी हुई एक बहुत पुरानी बेल, गांठों वाली, जिसकी जड़ें गली हुई थी। पतझड़ की ठंडी सांसों ने जिसकी पत्तियां झाड़ दी थी और कंकाल जैसी उसकी टहनियां डहती ईंटों में चिपकी हुई थी। क्या है ये डियर? सू ने पूछा। 6, जॉन्सी लगभग फुसफुसाती हुई बोली। वे अब जल्दी जल्दी गिर रहे हैं। 3 दिन पहले वह करीब 100 थे। उन्हें गिनने में मेरा सिर दुख जाता था, लेकिन अब यह आसान है। वह एक और गया। अब बस 5 बचे। 5 क्या डियर? बताओ, अपनी सुडी की बताओ। पत्तियां उस बेल पर जब अंतिम पत्ती गिर जाएगी तो मुझे भी जाना होगा। मैं यह 3 दिन से जानती हूँ। क्या डॉक्टर ने नहीं बताया तुम्हें? ओह, मैंने इतनी मूर्खतापूर्ण बात पहले कभी नहीं सुनी। सू ने फटकार के साथ शिकायत की थी। उस पुरानी बेल की पत्तियों से तुम्हारे ठीक होने का क्या संबंध है? भला और तुम क्या उस बेल से प्यार करती थी? शैतान लड़की, बेवकूफ मत बनो। आज सुबह डॉक्टर ने तुम्हारे जल्दी ही ठीक होने की उम्मीद के बारे में बताया था। सही उसने ये कहा था, उम्मीद 10 में 1 है। यह उम्मीद तो उसी के बराबर है जब यह न्यूयॉर्क में टैक्सियों पर चलते हैं या किसी नई बिल्डिंग के बगल में से गुजरते हैं। चलो कुछ खा लो और सुडी को अपनी ड्राइंग के लिए वापस जाने दो, जिससे वह संपादक को बेचकर अपनी बीमार बच्ची के लिए एक पोर्ट वाइन खरीद सके और अपनी भूख मिटाने का कुछ पाक जॉब। तुम्हें और वाइन लाने की ज़रूरत नहीं। अपनी आंखें खिड़की के बाहर स्थिर रखे हुए जॉन्सी बोली। ये एक और गया। न मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब बस 4 पत्तियां। मैं अंधेरा होने के पहले अंतिम पत्ती गिरते देखना चाहती हूँ, तब मैं भी चली जाऊंगी। जॉन्सी डियर, सू उसके ऊपर झुकते हुए बोली, क्या तुम अपनी आंखें बंद रखने और खिड़की से बाहर न देखने का वादा करोगी जब तक मैं काम खत्म न कर लूं? मुझे कल तक ये स्केच दे देना है। मुझे रोशनी चाहिए, नहीं तो मैं पर्दा गिरा देती। तुम दूसरे कमरे में नहीं बना सकती? जॉन्सी ने ठंडेपन से पूछा। मैं तुम्हारे पास ही रहना चाहती हूँ, सू बोली। साथ ही मैं चाहूँगी कि तुम उन बेकार पत्तियों को न देखो। जब तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे बता देना। जॉन्सी ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। वह सफ़ेद पड़ी हुई थी और किसी
लेटी हुई मूर्ति की तरह लग रही थी, क्योंकि मैं अंतिम वाले पत्ते को गिरते देखना चाहती हूँ। मैं इंतज़ार करते और सोचते सोचते थक चुकी हूँ। मैं सब चीज़ों से अपनी पकड़ ढीली कर देना चाहती हूँ और हवा में तैरते हुए गिर जाना चाहती हूँ, उन्हीं बेचारी पत्तियों में से एक की तरह। सोने की कोशिश करो, सू बोली। बूढ़े खनिक साधु के मॉडल के लिए मुझे बेरमन को बुलाना है। 1 मिनट भी नहीं लगेगा। जब तक मैं आ न जाऊं तब तक हिलना भी नहीं। बूढ़ा बेरमन एक खपती चित्रकार था जो उनके नीचे वाले मंजिल पर रहता था। वह 60 पार कर चुका था। उसके बाल गुगराले थे और चेहरे पर माइकल एंजेलो के चित्र मोजेस जैसी दाढ़ी थी। बेरमन कला में असफल रहा था। 40 साल से वह ब्रश घिस रहा था। बिना किसी सफलता के वह हमेशा एक मास्टरपीस बनाने को कहा करता था, लेकिन उसकी शुरुआत अब तक तो नहीं हुई थी। कुछ सालों से उसने कुछ भी नहीं बनाया था, सिवाय यदा कदा यहाँ वहाँ विज्ञापनों के व्यवसाय में एक आध रेखाएं खींचने के। साथ ही वह कुछ कॉलोनी के इन युवा चित्रकारों के लिए मॉडल बनाकर काम लेता था, जो व्यवसायिक मॉडल का खर्च नहीं वहन कर सकते थे। उसका अधिकांश समय जिन पीते हुए और मास्टरपीस की बात करते हुए बीतता। बाकी सबके लिए वह एक चिड़चिड़ा ठिगना बूढ़ा था जो किसी को भी कोमलता पर बहुत चढ़ता था, लेकिन वह खुद को ऊपर स्टूडियो में रहने वाले दोनों युवा चित्रकारों का खास वफादार मानता था। बेरमैन की धीमी रोशनी वाले कमरे में एक किनारे कोरा कैनवस पड़ा था जो पिछले 25 साल से मास्टरपीस की पहली रेखा का इंतजार कर रहा था। सू ने उसे जॉन्सी की कल्पना के बारे में बताया कि कैसे वह डर रही थी कि वह पत्ते की तरह हल्की और कमज़ोर होकर उड़ जाएगी। जब दुनिया पर से उसकी हल्की पकड़ कमज़ोर हो जाएगी। बूढ़े मेरमैन की आंखें बरस पड़ी थी और उसने इन बेवकूफ़ी भरी बेमतलब बातों पर चिल्लाना शुरू कर दिया। पक्की बेवकूफ़ी, वह चिल्लाया। क्या दुनिया में ऐसे लोग हैं जो मर जाएंगे क्योंकि उस बुढ़िया बेल के पत्ते झड़ रहे हैं? मैंने इतनी बेवकूफ़ी भरी बातें पहले कभी नहीं सुनी। ना, मैं तुम्हारे लिए मॉडल नहीं बनूंगा। तुमने इसके दिमाग में ऐसी मूर्खतापूर्ण बात भरने कैसे दी? आह, बेचारी छोटी जॉन्सी अब बहुत बीमार और कमज़ोर है, सू बोली। साथ ही उसका दिमाग भी बीमार है, पता नहीं किन किन कल्पनाओं से भरा हुआ। कोई बात नहीं बेरमैन, अगर तुम मेरे लिए मॉडल नहीं बनोगे तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम एक सन की बूढ़े हो। तुम तो बिल्कुल औरतों की तरह हो, बेरमैन चिल्लाया। किसने कहा कि मैं मॉडल नहीं बनूंगा? मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। आधे घंटे से मैं यही तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मॉडल बनने को तैयार हूँ। गॉड, यह कोई दुनिया नहीं जहाँ जॉन्सी जैसी अच्छी लड़की बीमार पड़ रही है। किसी दिन मैं एक मास्टरपीस बनाऊंगा और तब मैं भी चला जाऊंगा। गॉड, हाँ, मैं भी चला जाऊंगा। जब वे ऊपर आए तो जॉन्सी सो रही थी। सू ने पर्दा नीचे तक खींच दिया और बेरमैन को दूसरे कमरे में ले गई। वहाँ उन्होंने डरते डरते खिड़की से बाहर देखा। तब उन्होंने एक क्षण बिना कुछ बोले एक दूसरे की ओर देखा। वर्षा लगातार हो रही थी, बर्फ के साथ। बेरमैन अपनी पुरानी चित्तड़ी शर्ट में उल्टी रखी केतली जो पत्थर की जगह पर रखी थी पर बूढ़े साधु की तरह बैठ गया। सू अगली सुबह जब सोकर उठी तो जॉन्सी को पूरी खुली उदास आंखों से हरे गिरे पर्दे को देखता पाया। इसे हटाओ, मैं देखना चाहती हूँ, धीमी आवाज़ में उसने आदेश दिया। सू ने थके थके हाथों से पर्दे को उठाया, लेकिन यह क्या? पूरी रात तेज़ बारिश और हवा के तेज़
चकोरे के बाद भी ईंटों वाली दीवार पर एक अकेला पत्ता बच गया था। टहनी के पास अब भी गहरा हरा, लेकिन इसकी कटवदार नोकों के पास अंतिम समय वाला पीलापन था। यह जमीन से 20 फीट ऊंची शाख पर अकेला बहादुरी से खड़ा था। यह अंतिम है, चांसी बोली। मैंने सोचा था यह रात भर में जरूर गिर जाएगा। मैंने हवा की आवाज़ सुनी थी, यह गिर जाएगा और मैं भी उसी समय मर जाऊंगी। डियर डियर, सू ने अपना उतरा हुआ चेहरा उसके तकिए तक झुकाते हुए पूछा। अपने बारे में नहीं, तुम मेरे बारे में सोचो, मैं क्या करूंगी। लेकिन झांसी ने जवाब नहीं दिया। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अकेली वह आत्मा होती है जो अपनी रहस्यमयी दूर की यात्रा पर जाने की तैयारी कर रही हो। धरती और दोस्ती से जकड़ने वाले बंधन जैसे जैसे ढीले पड़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे उसकी कल्पना उसके मन से ज़्यादा तेज़ी से घर करती जा रही थी। दिन खत्म हुआ और शाम की रोशनी में भी वह उस अकेली पत्ती को देख सकती थी, दीवार से चिपकी टहनी से लगी हुई। और तब रात आने तक फिर उत्तरी हवा चलने लगी, जबकि बारिश अभी भी खिड़कियों से टकरा रही थी और भीगी डच परछत्तियों पर बरस बरस कर नीचे गिर रहे थे। जब काफ़ी रोशनी हो गई तो जॉन्सी ने फिर पर्दा खोलने को कहा। बेल पर पत्ती अभी भी थी। जॉन्सी काफ़ी देर तक उसे देखती रही। फिर उसने सू को बुलाया, जो स्टोव पर उसकी दलिया चला रही थी। मैं बहुत बुरी लड़की हो गई हूँ, सूडी जॉन्सी बोली। ऐसा कुछ था जिसने इस पत्ती को नहीं गिरने दिया, मुझको दिखाने के लिए कि मैं कितनी नालायक थी। मरना चाहना पाप है। तुम मेरे लिए थोड़ा दलिया ला सकती हो और थोड़ा सा दूध भी। नहीं, पहले मेरे लिए हाथ वाला शीशा लाओ और मेरे दोनों तरफ तकिए लगा दो। मैं उठकर बैठूंगी और तुम्हें खाना बनाते देखूंगी। 1 घंटे बाद वह बोली, सूडी, मुझे लगता है मैं किसी दिन निपल्स की खाड़ी पेंट करूंगी। दोपहर में डॉक्टर आया और सू उसके साथ गलियारे में गई। अब तो बराबर की उम्मीद लग रही है। डॉक्टर सू के पतले हाथों से अपने हाथ मिलाता हुआ बोला, अच्छी देखभाल से आप जीत जाएंगी। मुझे नीचे एक केस देखने जाना है। बेरमैन नाम है उसका, कोई चित्रकार है। मेरे ख्याल से निमोनिया है उसे भी। बूढ़ा कमज़ोर तो वह है ही, अटैक भी काफ़ी तगड़ा है। उसके लिए कोई आशा तो नहीं है, लेकिन आज हॉस्पिटल जा रहा है ज़्यादा आराम के लिए। अगले दिन डॉक्टर ने सू को बताया, जॉन्सी खतरे से बाहर है। तुम जीत गई। अब सिर्फ पौष्टिक भोजन और देखभाल, बस। उस दोपहर सू जॉन्सी के बिस्तर के पास आई। जॉन्सी बड़े इत्मीनान से गहरा नीला लेकिन बहुत बेकार ऊनी स्कार्फ बुन रही थी। सू ने उसे तकिए समेत एक बांह से धर लिया। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, सफ़ेद चुहिया, वह बोली। बेरमैन आज अस्पताल में निमोनिया से मर गया। वह सिर्फ 2 दिनों से बीमार था। दरबान ने उसे परसों सुबह अपने कमरे में दर्द से कराहते हुए पाया। उसके जूते और कपड़े भीगे थे, बर्फ जैसे ठंडे। वे नहीं समझ पाया कि वह ऐसा भयंकर रात में कहाँ था। उन्हें एक जलती हुई लालटेन और सीढ़ी भी मिली। कुछ ब्रश फैले हुए थे और एक प्लेट जिस पर हरा और पीला रंग मिला हुआ था। और खिड़की से बाहर देखो डियर, उस आखिरी पत्ते को। क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि यह हवा में हिलता डुलता क्यों नहीं? आहा डार्लिंग, यही बेरमैन का मास्टरपीस है। उसने इसे उसी रात पेंट किया था जब आखिरी पत्ती गिर गई थी। धन्यवाद।